गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9 का जो ये चैप्टर है सिविक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसका तीसरा वीडियो है ये। इससे पहले की क्लास को हम जरा रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है। इसके बाद हमने पाकिस्तान का उदाहरण देकर के समझा था कि किस तरह से किसी एक पर्सन के पास दैट मीन्स पावर ऑफ डिसीजन जो होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या फिर पावर ऑफ फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए वो क्यों जरूरी है इलेक्टोरल पर्सन के पास में वो पावर का होना, जिसको कि पीपल ने इलेक्टेड किया हो। इसके बाद हमने देखा था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, वो डेमोक्रेसी में किस तरह से जरूरी है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वन वोट वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू के बारे में वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और फिर हमने देखा था कि डेमोक्रेसी के लिए किस तरह से जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा किसी भी ग्रुप पर या फिर किसी भी पार्टी पर या फिर वहां के जो लीडर्स हैं उनके पावर्स पर किस तरह से लिमिटेशन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने वहां पर उदाहरण में देखा था जिम्बाब्वे की सरकार, जिस पर जो 1980 में आजाद हुई थी और उसकी आजादी के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की उस पर बाउंडेशन या फिर कह सकते हैं पावर ऑफ लिमिटेशन नहीं थी, पावर का लिमिटेशन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ वो एक डिक्टेटरशिप में चेंज हो गया। और उसी तरह से हमने चाइना के बारे में देखा था, वहां पर किस तरह से वोटिंग जो है सिस्टम जो है वो फेयर इलेक्टोरल सिस्टम वहां का फेयर इलेक्टोरल सिस्टम नहीं है। एंड मैक्सिको का भी उदाहरण देकर के हमने यही समझा था। ओवरऑल हमने डेमोक्रेसी की वो सारी मूलभूत बातें जो डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें हमने इससे पीछे के वीडियो में जाना। अब हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या फिर कह सकते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट मींस डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर मैंने पहले भी बताया कि और आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज के पास उसके एडवांटेज हैं तो डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो अब हम लोग आते हैं उसके डिसएडवांटेज के बारे में कि उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले देखो बेटा, डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है इनस्टेबिलिटी। आपको पता है हर एक 5 सालों के बाद या अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड पे हर एक डेमोक्रेसी में जहां की जिस हिसाब से रूल है, लेकिन क्या होती है इलेक्शन सिस्टम होता है। इलेक्शन सिस्टम होता है कुछ फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद वहां पर इलेक्शन कराई जाती है, फिर वहां पर सरकार चेंज होता है या फिर नहीं भी होता है, या फिर वहां उनके जो लीडर्स होते हैं किसी एरिया के वो लीडर्स चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, स्टेबल होकर के कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है ना। तो अगर वो स्टेबल होकर के नहीं रहता है तो उसका जो टाइम पीरियड है, वो जो उसका टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए वो लीडर चुना गया है, अगले इलेक्शन पर फिर क्या होता है अगर चेंज हो जाती है तो कोई दूसरा आता है। अब जो पहले से स्टेबल है वहां पर जो पहले से जान रहा होता है कि हमारे इस एरिया में क्या क्या समस्या है, यहाँ पर किन किन चीजों के लिए हमें वर्क करना है, अगर जनता ने हमें चुन करके भेजी है तो वो हमसे क्या चाहती है ना। अब क्या होगा जब ये दूसरा आएगा तो फिर उन चीजों को फिर से बताना होगा, या फिर हो सकता है पिछले वाले ने कुछ काम किया हो, कुछ चीजें अधूरा हो, तो उन चीजों के बारे में उनको फिर से रिकॉल करना होगा। दैट मींस सिंपल है। देखो एकदम सिंपल सी बात को समझो, अगर जैसे तुम्हारे घर में है ना, तुम्हारे पापा सारी चीज को देख रहे हैं, तुम्हारे घर का खाना पीना ये वगैरह बाहर से कमा क्या चीज की जरूरत है नहीं है, सारी चीज को कोई एक व्यक्ति देख रहा है ना, और अचानक से वो दूसरे को दे दिया जाए, फिर उसको दे करके फिर कल को किसी और को दे दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगी एक इनस्टेबिलिटी होगी। और कभी ना कभी ऐसा होगा कि कहोगे ये आज ये नहीं है तो उसके कहेगा उसने तो कल बताया ही नहीं कि ये नहीं था वो नहीं था। तो बस यही कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाई होती है, यही इनस्टेबिलिटी कहना चाहता है, इनस्टेबिलिटी। हाँ ठीक है, यही इनस्टेबिलिटी का मतलब ये कंडीशन यही कह रहा है कि ये इनस्टेबिलिटी जो होगी वो क्यों होगी, क्योंकि
उनको इस चीज का पता नहीं चल पाएगा कि उस वक्त वहां पर क्या क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। दैट मींस हमेशा लीडरशिप चेंज होती रहती है और वो इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये डिसएडवांटेज है। बाद में जब हम एडवांटेज पढ़ेंगे तो इसी चीज को हम एडवांटेज से भी रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज से रिलेट करके इसलिए देख सकते हैं कि ये डर बना होता है कि अगले टर्म में हमें उसे चेंज कर दिया जाएगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा काम भी करना चाहेंगे, खुद को बेहतर भी बनाना चाहेंगे, है ना। तो हर एक चीज का दो अलग अलग पहलू है बेटा, दो अलग अलग नजरिए से आप देखो, वही चीजें एडवांटेज भी लगती है, वही चीजें डिसएडवांटेज भी लगती है, लेकिन वो नजरिया चेंज हो जाता है। और कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ये पूरे के पूरे डिमेरिट है, कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि वो सारे वर्क जो पहले वाले ने किया था, उन्होंने जो चीजें वहां पे कंसीडर करी, जिन चीजों को मॉनिटरिंग किया और समझा, अब नेक्स्ट जो कोई आएगा उनको फिर वो चीज करने में वो समय लगेगी। तो इस लिहाज से ये जो है कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का ये क्या है, इनस्टेबिलिटी है। इनस्टेबिलिटी ये क्या है, डिसएडवांटेज है। एंड सेकंड देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हमेशा पॉलिटिशियंस के बीच एक पॉलिटिकल कंपटीशन चलती रहती है ना। वो भी एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, आज ये दल कल वो दल, मतलब ये पार्टी वो पार्टी। तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह से अपने कंपटीटर को देखते हैं, है ना, उनको एक। और पावर प्ले का कहने का मतलब ये है कि वहां पर पावर की बात हो जाती है। ठीक है, पावर की बात इन द सेंस या तो रिच पर्सन होगा या फिर किसी भी तरह का एडवांटेज अपने पावर का, या वो पैसे की बदौलत हो या अप्रोच की बदौलत हो, है ना, वहां पर पावर प्ले का खेल हो जाता है डेमोक्रेसी में। और पॉलिटिकल कंपटीशन जो बना रहता है, पॉलिटिशियनों के बीच में जो ये कंपटीशन होता है, ये इसका क्या है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब देखो, आपको शायद क्लियर नहीं हो पाया होगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन और ये पावर प्ले किस तरह से एक दूसरे से रिलेट है और कैसे ये क्या करता है कि डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब ये हुआ, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझो, दो अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है, क्या है, दो अलग अलग पार्टियां, दोनों की नीतियां भी अलग अलग है ना, दोनों की नीति, उसकी जो विचारधारा है वो अलग है। वर्क जो है लेना पब्लिक को क्या चाहिए, उनको अपना डेवलपमेंट चाहिए, है ना। तो ये जो कंपटीशन होगा वो क्या करेगी, दोनों पार्टी, जो दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वो पार्टियां अपने पावर का प्ले करेगी। इन द सेंस, अगर किसी के पास ज्यादा पावर है, चाहे वो कास्टिज्म के फैक्टर पे हो या रिलीजियन के फैक्टर पे हो, है ना, क्योंकि ये कास्टिज्म सिस्टम हो, रिलीजियन सिस्टम हो कि वहां पर इस रिलीजियन के लोग ज्यादा हैं, तो इनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लो। हो सकता है कि दूसरे रिलीजियन या दूसरे कास्ट के लोग, जो उनके पास एक बेहतर कैंडिडेट है, वो आपको उसके अपेक्षा एक बेहतर काम करके देख सकते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में, वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, अच्छा होने के बावजूद क्या होगा, वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके पावर का खेल हो जाएगा, कास्टिज्म, पॉपुलेशन, उसके कास्टिज्म के अकॉर्डिंग उसका जो पॉपुलेशन है वो भी उसकी तो एक तरह की पावर है ना, कहीं पे पैसे का खेल हो जाता है। तो ये चीज जो है पॉलिटिकल कंपटीशन, जो पावर प्ले के साथ उसमें बनी रहती है, पावर जिसमें दिखाना होता है ना, उसके साथ बनी रहती है, ये क्या है, डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा देखो, नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इसका क्या मतलब है, मोरालिटी, नैतिकता, आप तो समझते हो, यही वजह है चूंकि पावर प्ले का खेल शुरू हो जाता है, दैट मींस पावर की बात हो जाती है, कंपटीशन में क्या होता है, एक दूसरे को पावर दिखाना है, तो इसमें सारे मोरालिटी की जो नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी वो खत्म हो जाती है। लोग सारी मोरालिटी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि डेमोक्रेसी में मेरी पार्टी जीते या मेरी कैंडिडेट जीते, इसके लिए उन्हें जिस हद तक जाना पड़े वो जाते हैं। और आप अपने आसपास भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन वगैरह में देखते होंगे कि कोई नेता या लीडर जीतने के लिए किस हद तक जाते हैं और किस किस तरह के लोग देते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जहां पर डरा के धमका करके भी वोट लिया जाता है ना। तो ये क्या है, ये उसका डिसएडवांटेज है कि मोरालिटी को क्या करती है, इस तरह से, इस तरह की पॉलिटिक्स मोरालिटी को खत्म करती है, उसका कोई स्कोप नहीं होता है। एंड देन सेकंड, डिलेइंग डिसीजन। अब देखिए क्या होता है
कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात ये है कि डिलेइंग डिसीजन। अगर किसी भी चीज का डिसीजन गवर्नमेंट को लेना हो तो उसके डिसीजन में हमें क्या होगा, डिले होगा। वो अचानक से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे अगर कोई कानून बनाना हो जो कि देश का जो माहौल, क्योंकि देखो जब संविधान बनी या फिर जब संविधान बना होगा किसी भी देश का, तो वहां की वो स्थिति अलग रही होगी और बाद में धीरे धीरे स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त में वो कानून बनाया गया हो उस वक्त का कानून आगे की जो आने वाली परिस्थिति होगी उसके लिहाज से भी ठीक होगी, या पहले जो कानून बन चुकी है वो आज की परिस्थिति के हिसाब से सही होगी। ऐसा तो नहीं है ना। तो वो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में अगर उनको वो कानून बदलना हो तो अगर कोई ऐसा केस आ जाता हो जिसमें अचानक डिसीजन की कोई बात हो, तो अचानक बहुत बड़ा डिसीजन अगर लेना हो तो हर एक चीज का अपना प्रोसीजर होता है। बट जनरली क्या होता है, ठीक है, कोई ऐसी डिसीजन अगर होती है तो अचानक लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इमरजेंसी का प्रोविजन हर एक जगह होते हैं, बट जनरली जो डिसीजन लेना होता है उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है और उसमें डिले हो जाता है ना। जैसे देखो कि अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही थी 3 तलाक का मुद्दा, है ना। तो कल आज नहीं 84 के 80 के दशक के आसपास ही और 70-80 के दशक के आसपास ही पहला केस उस पर हुआ था 3 तलाक को लेकर के कि ये गलत है, और तब से वो केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और इस तरह से लटकती आ रही थी, चल रही थी, है ना। लेकिन उसको फाइनली 2017 के आसपास 17 में जाकर के क्या हुआ, एक कानून का रूप मिला। तो देखो एक सिंपल सी चीज जो सब जानते थे कि या फिर जो जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करता है 3 तलाक का मुद्दा, उस कम्युनिटी के भी वुमेन्स ने क्या किया था, उसके फेवर में था कि ये चीज जो है 3 तलाक जो है मतलब उसके अगेंस्ट में उन्होंने बयान दिया गवर्नमेंट के फेवर में कि ये मेरे फेवर में आना चाहिए इसका फैसला। तो इस तरह का वो कितना लंबा केस चला, उसको ये डिसीजन लेने में कितना वक्त लगा। ये जो डिले होता है डिसीजन का, क्योंकि उसका एक जो प्रोसीजर होता है और चूंकि बहुत सारे हर एक अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और सारे रिप्रेजेंटेटिव की सहमति जरूरी है। किसी कानून को करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, है ना। 2/3 जो है मेजॉरिटी होना चाहिए, वहां से पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, देन कोई भी चीज कानून बनती है या फिर एक्ट बनती है और बाद में फिर लॉ बनती है ना। तो किसी भी तरह का अगर डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन में क्या है, डिले होती है। ठीक है, बात समझ में आई। डिसीजन में क्यों डिले होती है, किस तरह से डिले होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में का जो प्रोसीजर होता है हर एक जगह का, वो प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है, उसके वजह से डिसीजन लेने में दिक्कत होती है या फिर डिले होता है। देन इलेक्टेड लीडर्स हैव नॉट कैपेबिलिटी। ठीक है, और देखो डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी बात एक ये है कि इलेक्टेड लीडर्स, हम लोग जो लीडर को चुनते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो लीडर्स आते हैं वो कितने कैपेबल होते हैं, ठीक है, उनको कितनी समझ होती है। सबसे बड़ी बात कि लीडर बनने के लिए ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करती है। दैट मींस अगर आप एडल्ट हो चुके हैं तो आप लीडर बन सकते हैं आफ्टर 21 इयर्स। हर एक चीज के उम्र एक फिक्स की गई है लड़ने की, है ना। तो उस उम्र के बाद आप क्या है, इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉपुलैरिटी है एंड देन पॉपुलैरिटी के बाद अलावा अगर आपके पास पावर है, आपके पास पैसे हैं, आप रिच हैं, तो इस सब के दम पर भी इलेक्शन जीते जाते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्टेड लीडर्स हैव नॉट कैपेबिलिटी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे के दम पर या पावर के दम पर कुछ इलिजिबल पर्सन चुने जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही लोग खड़े होते हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या होता है, उनके पास कैपेबल नहीं होने के बाद भी वो चुने जाते हैं और हम जो चीज उम्मीद करते हैं या फिर एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल पाती है। सो दिस इज द बिग डिसएडवांटेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इलेक्टेड लीडर्स हैव नॉट कैपेबिलिटी एंड दैट लीड्स टू करप्शन। अब देखो बेटा, डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या है, करप्शन को लीड करती है, करप्शन को बढ़ावा देती है। अब आप कहोगे डेमोक्रेसी की वजह से कैसे करप्शन बढ़ता है ना। तो डेमोक्रेसी करप्शन को इस तरह से लीड करती है कि अगर जैसे हमारा देश भारत है ना, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो और वहां पर अगर इलेक्शन की बात हो
हो सकता है इलेक्शन में करप्शन। देखो सबसे ज्यादा जो करप्शन देखने को मिलता है वो डायरेक्ट रिलेशन आप देख सकते हो लीडर्स एंड बिटवीन पीपल, वहां की जनता और नेता के बीच। ठीक है, किस तरह से लोगों को तरह तरह के लोभ दिए जाते हैं, ठीक है, पैसे दिए जाते हैं फॉर द वोट, वोट के लिए पैसे दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की लालच दी जाती है। ये क्या है? दिस इज लीड्स टू करप्शन। ये भी क्या है? जब वो प्रोसेस या फिर वो सिस्टम, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा आप देश को चलाने वाले को चुनने वाले हो, है ना, जो उस प्रोसेस के बाद आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो आपके देश को, आपके समाज को चलाएगा, उस स्टेट को लीड करेगा, आपको लीड करेगा, आपका लीडर बनेगा, और वो प्रोसेस ही करप्शन से शुरू होती है, तो आप सोच सकते हो कि उसके बाद का प्रोसेस भी क्या होगा, जो करप्शन की नींव पे खड़ा होगा, करप्शन की बेस पे खड़ा होगा, दैट मीन्स this process is leads to corruption। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगा? will leads to corruption, ये करप्शन को लीड करेगा। ठीक है, एंड देन थर्ड, बेस्ड ऑन इलेक्टोरल करप्शन। वही मैंने बताया कि इलेक्टोरल करप्शन मतलब ये इलेक्शन के वक्त में जो करप्शन होता है उसी के बेस पर हम कह सकते हैं ना कि किस तरह से ये करप्शन को लीड्स करता है। And then, because of universal adult franchising, ordinary people choose leaders don't know what's good for them। That means, देखो क्या होता है, चूंकि हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग को मैंने बताया उसको फॉलो करते हैं। दैट मींस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग क्या है? कि 18 साल का कोई हो गया तो वो कोई भी हो, पढ़ा हो, लिखा हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो या कितना भी गवाह हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको क्या है? वोट देने का भी अधिकार है और उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है ना। तो इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग को जो हम फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल मतलब एक सामान्य सा व्यक्ति जो कोई भी हो सकता है, वो क्या करता है? लीडर चुन लिया जाता है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं लेकिन कि किस तरह से, ठीक है, कहने को तो है, लेकिन चलिए उतना ब्रीफ में नहीं जाना है, बट हम आप इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि पीपल हमारी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में ज्यादा मास किसी पीपल का होता है तो वो ऑर्डिनरी पीपल का होता है, मतलब सामान्य पुरुष ही ज्यादातर किसी सोसाइटी में होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बहुत ही कम होते हैं किसी भी समाज में। तो जनरली ऑर्डिनरी पीपल ही क्या है कि लीडर्स चुने जाते हैं और उनको नहीं पता होता है कि व्हाट्स गुड फॉर देम, कि इनके लिए ये जो लोग मिलकर के उनको चुनते हैं, उनको नहीं पता, जो ऑर्डिनरी पीपल को एक अपना लीडर चुन लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि इनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनके लिए क्या बेहतर होगा, क्या बुरा होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड देन हम लोग देखते हैं ये इनएलिजिबल पर्सन, ठीक है, डोमिनेटेड बाय रिच पर्सन। मैंने पहले ही बताया किसी भी इलेक्शन में पैसे जो रिच पर्सन होते हैं वो अगर आते हैं लीडर के रूप में खड़े होते हैं, उनको हमें चूज करना होता है, ठीक है, वो लीडर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या होता है? वो पैसे के बल पर वो पूरे के पूरे इलेक्शन को डोमिनेट करते हैं। जो पीपल यहाँ के बैकवर्ड है या फिर पैसे की लालच, लगभग जो भी एक ऑर्डिनरी मामूली सा सामान्य पीपल है उनको होता है, तो वो पैसे के दम पर क्या करते हैं? इलेक्शन फाइट करते हैं और इलेक्शन में भी जीत भी जाते हैं, उनके द्वारा डोमिनेट भी किया जाता है। एंड देन देखो, इनएलिजिबल पर्सन इज इन पावर एंड डोमिनेट द पॉलिटिक्स। और इनएलिजिबल पर्सन मतलब अयोग्य व्यक्ति, जिसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, वो देश को नहीं चला सकता है ना। फिर भी नंबर ऑफ मास पॉपुलेशन के कारण या फिर ड्यू टू द मनी या फिर पैसे के बदौलत, ड्यू टू हिज रिचनेस, उसकी जो धनी है उसके बदौलत, या फिर ड्यू टू हिज पॉलिटिकल पावर एंड अदर सोर्सेज, और दूसरे अलग अलग सोर्सेज के पावर के बदौलत एलिजिबल पर्सन भी क्या होता है कि एक लीडर बन जाता है। कभी कभी क्या होता है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कारण भी लीडर बन जाते हैं। अब किसी के पिताजी बेहतर लीडर रहे होंगे और उसका पुत्र जरूरी तो नहीं है कि उसका आने वाला जनरेशन, जिसके पिताजी अगर साइंटिस्ट हो तो उसका बेटा भी साइंटिस्ट ही हो जाए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन लीडरशिप में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, अगर कोई बहुत बड़ा नेता है तो उसका जो बेटा होगा वो भी क्या होगा?
एक नेता ही होगा, भले उसके पास एलिजिबिलिटी हो या नहीं हो, हमारे सोसाइटी की समझ हो या नहीं हो, हमारे प्रॉब्लम से वो रूबरू हुआ हो या नहीं रूबरू हुआ हो, और कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन का अगर वो बेटा है या फिर उसका कोई भी सक्सेसर है, वो अगर आता है और वो भले ही विदेशों में रह करके क्यों ना पढ़ाई करी हो और अपने देश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो आता है और यहाँ का नेता बन जाता है ना, और जनता उसे चुनती है ओनली ड्यू टू द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द फादर एंड अदर, है ना, उनके पिता या फिर कोई भी अदर होते हैं जो उनके परिवार से रहते हैं, तो ये चीजें भी डोमिनेट करती है, और इसकी वजह से क्या है, एलिजिबल पर्सन भी हमारा लीडर बन जाता है और ये इन चीजों को क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज क्या क्या है ना, किस तरह से इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल करप्शन एंड पावर प्ले और नो स्कोप फॉर मॉडर्निटी, उसके बाद डिलेइंग डिसीजन, दैट इलेक्टेड लीडर्स हैव नॉट कैपेबिलिटी, फिर लीडर्स लीड्स टू करप्शन, how democracy leads to corruption based on electoral corruption, then because of universal adult franchising, ordinary people choose leaders don't know what's good for them, and then dominated by the rich person and eligible person is in the power and dominate the politics। तो ये सब चीजें जो थी, ये क्या था, डिसएडवांटेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम लोग डिसएडवांटेज अगर देखें, तो अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी, दैट मींस आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब हम लोग देख रहे हैं आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर डिसएडवांटेज है तो डेमोक्रेसी का एडवांटेज भी तो है और होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, है ना, किसी चीज के सिर्फ एक ही पहलू नहीं हो सकते हैं उनका, है ना, उसकी दो अलग अलग पहलू होंगी, है ना, अगर पूरा बेहतर अच्छा पहलू है तो बुरा भी होगा और बुरा है तो अच्छा भी होगा, है ना, नथिंग इज 100% परफेक्ट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है ना, और देखने वाले का नजरिया तो 100% परफेक्ट चीजों में भी कह सकते हैं, कहने को कह सकता है ये इसकी सबसे बड़ी खामी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है तो वो कहता है ना यही इसकी सबसे खराब बात है कि ये बहुत अच्छा है, इसी वजह से इसके साथ ये होता है। तो बस वही बात है, डेमोक्रेसी भी जो है क्या होगा, अब ये डेमोक्रेसी क्या होगी बेटा, इसका एडवांटेज के बारे में हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर आवर डेमोक्रेसी। अब देखो एक उदाहरण देख के तौर पर हम लोग समझते हैं, 1958 से लेकर के 61 तक, ठीक है, लगभग ईस्ट एशियन कंट्री जो था उस कंट्री में एक फेमाइन आया था। ओके, फेमाइन मींस भूखमरी, ठीक है, ये भूखमरी आई थी। अब देखो ये उदाहरण देख के हम कैसे समझते हैं, ये भूखमरी, अब इसमें चाइना वर्सेस इंडिया देखते हैं, मैच नहीं चल रहा है, भूखमरी का, ठीक है। 1958 से 61 के बीच में क्या है, लगभग जितने भी ये ईस्टर्न एशियन कंट्री थे वहां पर क्या आया था, भूखमरी आ गया था, ठीक है। उस भूखमरी चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, ठीक है, इधर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, इन सब जगह पर बहुत बड़ा फेमाइन आया था। क्यों? क्योंकि इस बीच में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स पढ़ोगे, ठीक है, बाद में, तो या फिर आपके क्लास में भी इकोनॉमिक्स है तो उसमें भी देख सकते हो जो किस तरह से इसकी वजह से बहुत सारे योजना आयोग का जो गठन हुआ था उसको भी रोक दिया गया था इसी के कारण, क्योंकि बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, ठीक है। तो देखो चाइना वर्सेस इंडिया हम क्यों देखते हैं, क्योंकि देखो भारत और चाइना लगभग कुछ समय आगे पीछे उसको भी स्वतंत्रता चाइना को भी मिली थी। पहले भारत स्वतंत्र हुआ था और 52 के आसपास से 50-52 के आसपास में क्या है, जो उसी के 3-4 सालों के बाद चाइना भी फ्री हो चुका था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ चाइना, ये चाइना क्या करता है, यहां पर इस फेमाइन का सबसे ज्यादा असर होता है
और भारत में इसका असर बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, भारत में भी इसका असर होता है, बट भारत में बहुत कम होता है और चाइना में बहुत ज्यादा होता है। ये फेमाइन चाइना में आया और मैंने क्या कहा कि लगभग सारे एशिया के जो थे, पूर्वी एशिया के कंट्री, उसमें भारत, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, भूटान, यहाँ। लेकिन चाइना में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला, इंडिया में कम मिला। क्यों? कारण था ड्यू टू द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के कारण। मैंने इससे पहले आपको चाइना के बारे में बताया, चाइना को हम डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही पीपल है, एक ही पार्टी है, तो इसको उतना ज्यादा डर नहीं था अपने पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि जानती थी कि वही पार्टी जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में से किसी न किसी एक को चुनना है। तो ये बहुत ज्यादा अपनी पॉलिसी को उतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि वो पॉलिसी उतनी गहनता से नहीं लिया। और भारत, चूंकि भारत में जो सरकार है वो चेंज होती रहती है ना, और अलग अलग यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी कंट्री के जो भी क्राइटेरिया है जो आपने इससे पहले पढ़ा है वो फुलफिल करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को डर था और वो अपना डिसीजन एक बेहतर तरीके से डिसीजन ले रही थी कि कितनी कम से कम हम भुखमरी का असर अपने देश पर होने दें, या फिर अपनी जनता को कितनी कम से कम इस चीज के चपेटे में घुस रखें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की जो ये भुखमरी की जो दूसरे जगहों पर जितना ज्यादा प्रकोप है उसको सीमित कर दिया जाए, कम से कम उसके असर को कर दिया जाए, जो करने में काफी हद तक इंडिया क्या रही, सक्सेस रही, ठीक है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं, ये इसका मतलब ये है कि देखो एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, ये एडवांटेज हुआ डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में अगर कोई सरकार है तो उसे इस बात की डर रहती है कि अगर हम उस देश के लिए, उस देश की जनता के लिए बेहतर नहीं करते हैं, एक बेहतर पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमको हटा दिया जाएगा या फिर इलेक्ट नहीं किया जाएगा, सो दैट वो जब भी किसी भी चीज के फेवर में या अगेंस्ट में अपनी पॉलिसी बनाती है तो उस पर बेहतर तरीके से विचार करके एक बेहतर पॉलिसी बनाती है और देन उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये चीजें क्या है, ये जो बेहतर पॉलिसी बनाने का जो ये तरीका है, ये डेमोक्रेसी का क्या है, एक एडवांटेज है। सेकेंड, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, ठीक है, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर। डेमोक्रेसी क्या है, देखो अकाउंटेबल, अकाउंटेबल दैट जवाबदेह। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सो बेटर देन अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए दूसरे टाइप के जो गवर्नमेंट होंगे उनका जो होगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरे टाइप के गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ये हर एक चीजों के प्रति अकाउंटेबल होगी। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी होगा उनको इस बात का डर रहता है, इस बात का भय रहता है कि क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा उसे हटा दिया, उसमें उसको इलेक्ट नहीं किया जाएगा, सो दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड इट इज बेटर देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा देखो कंसल्टेशन एंड डिसीजन, उसका जो एक और एडवांटेज है वो है कंसल्टेशन एंड डिसीजन। कंसल्टेशन एंड डिसीजन का मतलब हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अलग अलग टैक्स के अलग अलग जगह के जो लीडर्स या फिर जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारे पीपल्स को लीड करते हैं, किसी एक प्रॉपर एरिया के जो पॉपुलेशन है उसको लीड करते हैं, तो अलग अलग जगह पे कंसल्टेशन बना रहता है। दैट मींस भारत की, जैसे भारत की उदाहरण ले ले, इतना बड़ा भूभाग है, तो हर एक अलग अलग जगह का एक फिक्स्ड एरिया का जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, संसद भवन पहुंचता है, पार्लियामेंट में जाता है, और हर एक का एक दूसरे से क्या कंसल्टेशन बना रहता है। टाइम टू टाइम क्या है, वहां पर सत्र चलते रहते हैं, दैट मींस उसकी बैठक सीटिंग होती रहती है ना। और कंसल्टेशन एंड डिसीजन, तो हर एक जगह के अकॉर्डिंग कि कोई भी चीज, अगर किसी चीज का डिसीजन लेना हो तो सारे से कंसल्ट करके उनका राय मशवरा ले करके और उसके बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचा जाता है। तो बहुत सारे जगहों से डिसीजन लेने के कारण, कंसल्टेशन होने के कारण वो क्या है, सब मिलके एक बेहतर से बेहतर नतीजे पर पहुंच पाते हैं। तो दिस इज कंसल्टेशन एंड डिसीजन इज द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है, डेमोक्रेसी का एडवांटेज है। उसके बाद देखो प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स,
ठीक है, क्या करता है, एक मेथड देता है, प्रोवाइड मेथड, प्रोवाइड अ मेथड, क्या देता है, एक मेथड देता है टू डील with डिफरेंसेस। देखो डेमोक्रेसी ही है जो इस तरह का मेथड देता है कि अलग अलग चीज डिफरेंसेस एंड कंफ्लिक्ट्स अलग अलग चीजें जो है, ठीक है, डिफरेंस होने के बावजूद वो क्या है, वहां की जनता को या फिर वहां की जो लीडर्स है उनको एक ऐसा मेथड देता है कि डिफरेंसेस होने के बावजूद, चाहे वो रिलीजियस के आधार पर हो, कास्टिज्म के आधार पर हो, या किसी जगह के लैंग्वेज बेस के आधार पर हो, ये बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, हमारे देश में भी है ये सब डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स, और जगह के हिसाब से जो भी कन्फ्लिक्शन हो, इसमें भी एक बेहतर मेथड ढूंढ करके देता है। और ये मेथड देने का काम कौन करता है, सिर्फ डेमोक्रेसी करती है, ना कि दूसरा कोई। अगर कोई मोनार्की होगी सपोज करो, या फिर कोई डिक्टेटर होगा, तो वो अपने मन से वो अपने मन की करेगा, वो इन सारे डिफरेंसेस को एक साथ लेकर के नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानता है मुझे किसी चीज का डर है नहीं, तो जो भी मोनार्की डेमोक्रेसी हो या फिर क्या हो, कोई डिक्टेटरशिप हो, तो वो क्या करेगी, अपनी कास्ट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या फिर अपने मन के अकॉर्डिंग वो करेगी। तो वो डिफरेंसेस में भी जो यूनिटी खोजना होता है वो नहीं खोजते हैं। तो ये खोजने का जो मेथड होता है, ये कौन करता है बेटा, डेमोक्रेसी करता है। सो दिस इज द डिफरेंस, दो मेन एडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एक डेमोक्रेसी का, कि डिफरेंसेस में भी वो यूनिटी बना करके रखता है, यूनिटी बनाए रखता है, एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप। दैट मीन किसी देश का वो नागरिक है, उसकी जो नागरिकता है, उसकी डिग्निटी क्या होनी चाहिए, कास्टिज्म, रिलीजियस एंड अदर लैंग्वेजेस या फिर स्टेट्स के अलावा के साथ साथ अलग अलग होने के बावजूद, डिफरेंसेस होने के बावजूद, कन्फ्लिक्शन होने के बावजूद सारे को इक्वलिटी देता है, और वो इक्वलिटी उनके सिटीजनशिप की जो डिग्निटी है उसको वो बनाए रखती है, मेंटेन करती है। सो दिस इज आल्सो अ मोस्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है, किसी भी डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, या कह सकते हैं कि उसका एडवांटेज है, ठीक है। एंड करेक्ट इट्स मिस्टेक, और यही चीज है, इसके अलावा डेमोक्रेसी को चीज देता है कि अगर कोई लीडर या कोई पार्टी किसी तरह की गलती करती है, तो हो सकता है कल को वो बेहतर काम करे, तो उनको एक बार फिर से वो चीज क्या करे, जनता उसे चुन ले, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो किसी मिस्टेक जो उसको करेक्ट करने का मौका देती है, और कौन देती है, वो डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि इसके डेमोक्रेसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में